अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। एज पर कन्फर्म सोर्सेस मरियम बीबी ने मौलाना फजल रहमान साहब को अपनी रिहाइश का जाती उम्रा में मुलाकात के लिए उनसे रब्ता किया, जिस पर मौलाना ने इस पेशकश को कबूल करने से ये कहकर इनकार किया कि वो शरीफ खानदान की अंदरूनी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। अब ये वही मौलाना है जिनसे 2 रोज पहले सदर मुस्लिम लीग नून जनाब शहबाज शरीफ साहब ऑलरेडी मुलाकात कर चुके हैं। लिहाजा आले शरीफ की सियासत का ये खाका क्या कहानी बयान कर रहा है, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ ये कि मुल्क में गवर्नेंस के हवाले से बकौल उस्मान डार साहब एक इनकलाबी मनसूबाबंदी पर काम जारी है और ये फॉर्मूला ये है कि टाइगर फोर्स को मुल्की इदारों पर निगरान मुकर्रर किया जाएगा। आलमी दुनिया में एक ऐसी फोर्स जिसका क़याम सिविल बुनियादों पर किया जाए और हुकूमतें अपने मकासद के हुसूल के लिए जो एक फोर्स तश्कील देती हैं, अमूमी तौर पर उसे मलेशिया का नाम दिया जाता है। लेकिन क्या ये टाइगर फोर्स भी वही सूरत इख्तियार करने जा रही है? ये भी एक अहम क्वेश्चन है। और आखिर में कोशिश करेंगे कि आप और हमारे तज्जियाकार पीसीबी की बेहतरीन खिलाड़ी के इंतखाब में रहनुमाई कर सकेंगे। T20 में सरफराज खेलेंगे या फिर रिजवान को खेलना चाहिए? इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद होंगे सहाफ़ी तज्जियाकार नासिब चुगताई साहब। NBC बहुत शुक्र प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अब्दुल शुएब साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। जनरल साहब, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। हमें ज्वाइन कर रहे हैं तज्जियाकार ज़ैगम खान साहब भी, सर बहुत शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। एंकर पर्सन और तज्जियाकार सिदरा इकबाल साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगी और सहाफ़ी तज्जियाकार मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सोहरवर्दी साहब, थैंक फॉर जॉइनिंग अस। तो सबसे पहले बात करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी सियासत के हवाले से कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि मरियम बीबी को मौलाना साहब की ज़रूरत आन पहुंची, जिस पर मौलाना साहब ने कहा कि टेलीफोन पर बात की कि जाती उम्रा आने से वो इनकार कर रहे हैं क्योंकि वो शरीफ खानदान की अंदरूनी सियासत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। लेकिन मरियम नवाज की डिसीजन है मौलाना साहब को बुलाने का, मुलाकात करने का। क्या इसका मकसद ये तो नहीं है कि मरियम नवाज शहबाज शरीफ को पार्टी सियासत से लाताल्लुक करना चाह रही हैं? NBC, आपको लगता है कि जो सूरत हाल चल रही है ग्राउंड पर, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब की सियासत करने का अंदाज मुख्तलिफ है, मरियम बीबी और नवाज शरीफ साहब की सियासत का अंदाज मुख्तलिफ है, यही वजह है कि लाताल्लुकी बढ़ाना चाह रही हैं मरियम बीबी ये शहबाज शरीफ साहब की, इसलिए मौलाना साहब से रब्ता किया जा रहा है कि वो आए, जाती उम्र और मुलाकात करें? और ये भी हो सकता है उन्होंने कहा हो कि चचा से ताल्लुकात ठीक कराएं, ये भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि वो ये कहना चाह रही हूँ कि आप हमारे मामलात में दखल ना दें। और मौलाना ज़रूरी मौलाना ने कहा हो कि आप हम कुछ नहीं कर सकते। मौलाना बहुत बेहतरीन सालिस हैं, उन्होंने सालिसी ऑफ़र की होगी शहबाज शरीफ से और मरियम से अगर कोई झगड़ा है तो। अब ना तो मेरे तो ख्याल ये मुजम्मिल भी इसको एग्री करेंगे कि शायद ऐसा ऑन सरफेस नज़र आता है हमको। लेकिन मौलाना फजल रहमान की अपनी पॉलिटिक्स है, अपना अंदाज़ा काम करने का, अपने आप को मीडिया में एक ख़ास अंदाज से, जैसे शेख रशीद साहब करते हैं ऐसे मौलाना भी करते हैं। शेख रशीद साहब छोटे से तिल का पहाड़ बना लेते हैं और मौलाना साहब छोटी सी बात को इतना उछालते हैं कि वो हेडलाइन में आ जाती है। तो अब मरियम से मुलाकात मरियम ने दरख्वास्त की, मौलाना ने दरख्वास्त की, ये पता नहीं, क्योंकि हम अंदर ज़ाहिर है नहीं बैठे हुए हैं। और हो सकता है कि मौलाना ने खुद कहा हो कि आप दोनों चचा भतीजे मिल के काम करें, बाहर निकलें, आप भी बाहर निकलें, आप भी जल्द से जुलूस करें। बहुत से लोग ये कहते हैं कि मरियम क्यों खामोश है, मरियम अपनी खामोशी तोड़ें, आप बाहर निकलें और चचा को आप अपना काम करने दें जब तक वालिद साहब नहीं आते हैं। नवाज शरीफ से उनकी बात हो चुकी है, नवाज शरीफ से उनके मामला तय हो चुके हैं। नवाज शरीफ ने बिलावल को भी फ़ोन किया, उसके बाद शहबाज शरीफ को भी फ़ोन किया और कहा मौलाना जो कहते हैं वो सुना जाए। लेकिन ज़ाहिर है वो उतना सुना जाएगा जितना इन पार्टियों के मुफाद में होगा। अगर पार्टी के मुफाद में नहीं होगा तो उतना नहीं सुना जाएगा, मौलाना को तसल्ली तशफ़ी दी जाएगी। तो मैं नहीं समझता कि मौलाना ख़ानदान के लिए कुछ कर सकते हैं, मौलाना अपने लिए कुछ करने ज़्यादा बेहतर होगा। सही। सोहरवर्दी साहब, बात यहाँ पर हम मरियम बीबी की कर रहे हैं, उनकी सियासत की बात करें, जो उनका रोल है पार्टी सियासत में। क्या वो शहबाज शरीफ साहब को लाताल्लुक करना चाह रही हैं, इसलिए मौलाना के साथ राब्ते बढ़ा रही हैं? देखें, 91 से हम लाहौर में रिपोर्टिंग कर रहे हैं और पॉलिटिकल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, और शरीफ ख़ानदान का ताल्लुक़ लाहौर से है और 91 से हम उन्हें सियासत में इलेक्शन लड़ते देख रहे हैं। शहबाज शरीफ को लाहौर चैम्बर का इलेक्शन लड़ते भी हमने देखा और नवाज़ शरीफ को
वज़ीर आला बनते और वज़ीर आज़म बनते भी लाहौर से ही हमने देखा। पहली बात तो ये है कि नवाज़ शरीफ और शहबाज शरीफ में कोई इख्तलाफ नहीं है। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ में कोई इख्तलाफ नहीं है। इस वक्त पूरी पार्टी समेत नवाज़ शरीफ और मरीम नवाज़ शहबाज शरीफ की राय पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं कि मुस्लिम लीग नून को मुज़ाहमत से मुफाहमत के बयानिए पर आ जाना चाहिए। आप देखें, शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि परवेज़ रशीद ने मिलिट्री एक्ट पे वोट ना देकर गलती की है और उन्हें वोट देना चाहिए था या पार्टी छोड़ देनी चाहिए थी। एहसन इकबाल ले लें, राना सनाउल्लाह ले लें, ख्वाजा साद रफ़ीक ले लें, सब मुफाहमत की सियासत पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। मरीम नवाज़ की खामोशी भी इस बात की बिल्कुल आपको यकीन दहानी करा रही है कि वो भी चचा पर बैत ले आई हुई हैं। नवाज़ शरीफ की खामोशी बता रही है कि उन्होंने भाई की बात मान ली है और इसीलिए वो लंदन है, मरियम बाहर हैं और बतौर ज़मानत शहबाज शरीफ का बेटा हमजा शहबाज 1 साल से ज़ायद जेल में है। हमजा शहबाज ही ज़मानत के तौर पर पाकिस्तान में मुक़य्यद रहा। मुशर्रफ दौर में जब पूरी फैमिली सऊदी अरब चली गई तो हमजा और सलमान शहबाज को बतौर ज़मानत पाकिस्तान में रख लिया गया था। आज भी मुफाहमत का ज़मानती हमजा शहबाज ही है, शहबाज शरीफ का बेटा। कोई इख्तलाफ नहीं है। पॉलिसी और पोस्चर के गेम में हम पिछले 20 साल से हम समझ नहीं पा रहे इस ख़ानदान को। ये एक हैं, ये कोई मुर्तज़ा भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो नहीं है। ये शहबाज शरीफ और नवाज़ शरीफ हैं जो 30 साल से इकट्ठे सियासत कर रहे हैं। चाहे इनके ऊपर मार्शल लॉ लग गया है, इनको किसी ने सोटी से पकड़ के निकाल दिया है, चाहे ये वापस इक़्तिदार में आए हैं, कोई इन दोनों को तोड़ नहीं सका है। चाहे जलावतनी हुई है, चाहे इक़्तिदार हुआ है, चाहे जेल हुई है, चाहे कैद हुई है, चाहे सजाएं हुई हैं, ये इकट्ठे ही जेल में रहे हैं, इकट्ठे ही वहाँ से सऊदी अरब चले गए हैं, इकट्ठे ही वापस आ गए हैं। मैंने तो इन्हें 30 साल में लड़ते नहीं देखा है। और मुसीबत यह है कि 30 साल से ये बहस भी जारी है। जो मुक़य्यद हैं और जाती उम्रा में हैं। और अगर मरियम को इतना इख्तलाफ होता चचा के साथ, अगर मरियम को चचा से इतना ही इख्तलाफ हो तो वो कोई बात ना कर लें। ठीक है, तो ये सब ये बात हम नहीं मानते। चलें, जनरल साहब कितना मानते हैं उनकी राय भी ले लेते हैं कि चचा भतीजे की सियासत में ये मरियम साहिबा क्या वाकई पीछे रखना चाह रही हैं शहबाज शरीफ साहब को, इसलिए राब्ता कर रही है मौलाना साहब से, जाती उम्रा की दावत भी दे दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं मुजम्मिल साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा। मैं रहने वाला हूं इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का और इनकी बरादरी से भी हूं और इनके बाकी हजरात जितने कजन वगैरह ये वो उनसे दोस्तियां भी हैं, लिहाजा मैं बहुत करीब से इनको देखता भी हूं और सुनता जानता भी। मेरा ताल्लुक भी लाहौर से है। अब बात यह है कि यहाँ पे एक चीज वाज़ेह है, वो दोनों मकासद एक ही होंगे लेकिन दोनों भाइयों के मिजाज में एक फर्क मौजूद है। बहुत सारे मौके आए जब शहबाज शरीफ को सामने खड़ा करने की कोशिश की गई तो शहबाज शरीफ ने कमर की दर्द का बहाना बनाया और गायब होगा सीन। ये मिजाज का मसला है। आप देखिए, शहबाज शरीफ बड़ा स्मूथ तरीके से अपनी हुकूमतें चलाते रहे हैं लेकिन नवाज शरीफ को जिस चीज में महारत थी वो था सींग फंसाना। अगर तो आप इनके देखें, गुलाम इसाक खान के साथ आप देखें, मिजाज का बहुत फर्क है, सूझबूझ का, दूरंदेशी का बहुत फर्क है। ये इतनी दूर की, नवाज शरीफ उतनी दूर की सोचने वाला बंदा ही नहीं है, लिहाजा वो शॉर्ट टर्म गेन्स की तरफ जाता है। वो उस तरह की काम करता है जो उसको वक्ती तौर पे पॉपुलैरिटी दे दे लेकिन उसके अंजाम और नताइज कभी अच्छे नहीं हुए। तो ये फर्क है दोनों का। मकासद एक है, इत्तफाक है, आपस में मोहब्बत बहुत है, बड़े भाई का एहतराम बहुत है, छोटा भाई जो है वो हर लिहाज से उसकी ताबेदारी करता है लेकिन वो अपने मिजाज से जान नहीं छुड़ा सकता। अब चीज ये है कि इस स्टेज के ऊपर क्या कन्फ्रंटेशनल आपने करनी है सियासत या आपने एक ऐसा रास्ता इख्तियार करना है जहां आप किसी भी वक्त कन्फ्रंटेशन की तरफ जा सकें तो वो भी कर सकें, या फिलहाल अगर आपको मुफाहमत का रास्ता मिल जाए तो वो भी कर सकें। तो ऑप्शंस तभी आपकी खुली रहती हैं अगर आप अपनी बेड़ियां जला न बैठे। अगर आप कन्फ्रंटेशन करके अभी से अपने आप को ख्वार कर बैठे और आपके पास ऑप्शंस खत्म हो जाएं तो बाद में शायद कोई अपॉर्चुनिटी निकले जो आप अवेल न कर सकें। तो मेरा ख्याल है कि शहबाज शरीफ इनसे बहुत सेंसिबल आदमी है, बहुत समझदार बंदा है। उसकी जो 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 वो सोचता है या समझता है, मेरा नहीं ख्याल, क्योंकि मैं तो
मुझसे उम्र में बड़े छोटे हैं, मैं इनको बहुत अरसे से देखता हूँ, जानता हूँ, जब से मैंने अपने होश संभाले वहां पे। तो ये बड़ा फर्क है इनका अपना, दोनों भाई। ये तो मौलाना इनके फिर आपने वालिद भी इसीलिए किया क्योंकि मरियम उन्हें अपनी सियासत का हिस्सा बनाना चाह रही हैं जनरल साहब? नहीं, मौलाना अपने तौर पे बेइंतहा सियाना आदमी है। अच्छा। वो इंसानों से ज्यादा सियाना है मौलाना की। मैं समझता हूँ कि मौलाना ने खुद टेलीफोन किया। अच्छा। और मोस्ट प्रॉब्ली उनको मशवरा दिया कि भाई आप दोनों मुशावरत करके मिलके तो इकट्ठे चले। मौलाना अपने पत्ते खेल, मौलाना को किसी ने बुलाया हुआ या नहीं है। मैं आपको ये बता दूं, मौलाना इंप्रेशन कुछ और दे रहे, लेकिन मौलाना खुद इस मामले में घुसने के लिए आगे बढ़े हैं ताकि वो चौधराहट उनकी कायम रहे। ये बड़ी सीधी सी बात है। मेरा नहीं ख्याल कि मौलाना को किसी ने टेलीफोन करके तो रिक्वेस्ट की। मरियम इस तरह की हरकत नहीं करेगी कभी। जगम साहब, आपके बिलव्ड मौलाना क्या चाह रहे हैं? वाकई पार्टी में इंटरवीन करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे? और मरियम साहिबा ने अगर उनसे टेलीफोनिक रब्ता किया भी है तो क्या शहबाज शरीफ साहब को पार्टी सियासत से लाताल्लुक करने के लिए? ज़हीरुद्दीन बाबर तो उसके बाबरी में कहते हैं कि माँ के पातशाह हस्तीम खीश न दारीम, कि हम जो बादशाह होते हैं हमारा कोई रिश्तेदार नहीं होता। ये दोनों भाई और इनके बच्चे को औरंगज़ेब आलमगीर से ज़्यादा नेको पाक हैं। जब तक शाहजहाँ बादशाह था उसकी इक़्तिदार पे गिरफ्त मजबूत थी, मुग़ल ख़ानदान में कोई झगड़ा नहीं था। जब सक्सेशन की बारी आई तो बर्रे सग़ीर और पाको हिंद के नेक तरीन बादशाह ने 3 भाइयों को काट डाला, अब्बा को टावर में बंद कर दिया। ये सक्सेशन का वक्त आने दें। अभी तो नॉर्मल सिचुएशन है, अभी तो बाहर इतना दबाव है कि ख़ानदान के लिए लाजिम है कि वो इत्तफाक रखें। मैं इस वक्त आपके सवाल को आपके फ्रेमवर्क में ले लेता हूँ। इस बात को इसी तरह समझता हूँ कि ये ख़बर दुरुस्त है। तो इससे ये ज़ाहिर होता है, देखिए पहली तो बात ये कि झगड़ा बढ़ाने के लिए कोई सालिस को नहीं बुलाता। सालिस से जब कोई बात करता है तो उसका मकसद इख्तलाफात को आयरन आउट करना होता है। इस वक्त जो सिचुएशन है कि फजलुर रहमान साहब का बड़ा एहतराम है शरीफ फैमिली में, क्योंकि फजलुर रहमान साहब इस वक्त नवाबज़ादा साहब जैसी पोजीशन लेना चाहते हैं कि वो अपोजिशन को भी इकट्ठे लाना चाहते हैं, पार्टियों के अंदर के इख्तलाफात को भी ख़त्म करना चाहते हैं ताकि सब मिलकर हुकूमत को कन्फ्रंट करें। तो हमने देखा कि जब मरियम साहिबा का नैब के सामने पथराव वाला वाक़या हुआ तो उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने मरियम बीबी को फ़ोन किया था और बड़ी उनकी अच्छी गुफ्तगू हुई थी। मरियम ने उनको चचा कहा था। फिर 2 दिन पहले हमने देखा कि बड़ी तफसीली मुलाकात शहबाज शरीफ और मौलाना के दरमियान में हुई, जो पार्टी लेवल के तौर पे गुफ्तगू हुई। तो ये बड़ा नेचुरल है कि अगर कोई चचा उनके साथ किसी बात पे नाराज़ हैं, शायद वो नैब वाले वाक़े को उन्हें पसंद नहीं किया, उनसे नहीं पूछा गया, या कोई दूसरी बात आई है, तो जिस तरह का उनमें रख रखाव है वो ख़ुद बात करने की बजाय किसी बाहर वाले बुज़ुर्ग से जिसका स्टेटस एक चचा जैसा हो उससे बात करें। अब क्या जवाब दिया उन्होंने? शायद ये वाले अल्फाज ना उन्होंने इस्तेमाल किए हों। उन्होंने कहा होगा कि बेटा आप पहले ख़ुद मनाने की कोशिश करें, बाद में मैं देख लूँगा। इस तरह की गुफ्तगू हो सकता है हुई हो। तो बहरहाल मौलाना साहब बहुत काया हैं, बहुत अच्छी सियासत कर रहे हैं। वो ज़रा जल्दी में है या यह तासुर देना चाहते हैं कि वो ऑल आउट जाना चाहते हैं इस वक्त मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ मिलकर, पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर हुकूमत के ख़िलाफ़, लेकिन जो दूसरी पार्टियां हैं वो वक्त लेना चाहती हैं। ठीक, आप भी यही उस पे हैं कि राब्ता हो सकता है लेकिन सालसी के लिए, ताल्लुकात की बेहतरी के लिए, बजाय इसके कि पार्टी में इंटरवीन करने के लिए, शहबाज शरीफ को साइड से लगाने के लिए नहीं हुआ होगा। सुरवर्दी साहब जी अपना कमेंट ऐड कर दें, फिर मैं सिद्रा साहब के पास जाना चाहूँगी। मैं सालसी वाली बात से भी एग्री नहीं करता। कोई ऐसा गैप नहीं है शरीफ ख़ानदान के अंदर कि सालसी की ज़रूरत पड़ जाए। और मैं समझता हूँ एक पेज पर हैं, मैं समझता हूँ ये भी जो है ना, ये ज़रूर है जो जनरल अमजद शुएब साहब ने कहा कि राय का एक वहाँ पे बात है कि शहबाज शरीफ शुरू से मुफाहमत की बात कर रहे थे और नवाज शरीफ मज़ामत की बात कर रहे थे, लेकिन उस लम्हे पे भी शहबाज शरीफ ने नवाज शरीफ को छोड़ा नहीं है और पार्टी के अंदर रहे हैं और आज पार्टी उनके साथ मुत्तफिक हो गई है, जिस पर नवाज शरीफ को भी मुत्तफिक होना पड़ा। ठीक है सिद्रा, इसी सवाल के साथ आपकी तरफ आऊंगी। बताइएगा क्या सिचुएशन लग रही है आपको, क्योंकि दोनों भाइयों की सियासत का तरीक़ाकार बड़ा मुख्तलिफ है। पार्टी से ला ताल्लुक़ करना चाह रही हैं मरियम बीबी शहबाज शरीफ साहब को?
मुझे ऐसा लगता है ज़रिया कि इस वक्त तो ला ताल्लुकी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जिस तरह के तमाम ही आपके पैनल ने कहा है कि बड़ा अहम वक्त है, बड़ा कठिन वक्त है। हो सकता है मौलाना फजलुर रहमान ऑल आउट जाना चाहते हैं और PMLN में आपसी खलिश तो है। मुझे ऐसा लगता है कि सालिसी वाले रोल से भी मैं एग्री नहीं करती, जिस तरह के अभी सोहरवर्दी साहब भी कह रहे थे। मौलाना साहब का एक रुतबा है, यकीनन उन्होंने कांटेक्ट किया मरियम बीबी को राइट आफ्टर द नैब इंसिडेंट, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई उनकी ऐसी मुशावरती पोजीशन या रोल मौजूद है जिसमें वो PMLN के अंदरूनी अगर कोई भी मामलात हैं उसमें वो हल करना चाहेंगे। शायद उनसे राब्ता दूसरे मामलात के लिए किया गया, या वो भी टेम्परेचर चेक कर रहे थे कि जिस तरह उनकी अपनी ख्वाहिश है कि सब लोग ऑल आउट आकर कन्फ्रंट करें मौजूदा सेटअप को, क्या उसमें PMLN तैयार है। मुझे पर्सनली लगता है कि फजलुर रहमान साहब की एक दफ़ा फिर ये जो ख्वाहिश थी, जो उनकी अपनी ख्वाहिश थी, वो नाकाम रही है। दूसरी तरफ अगर एक और चीज़ को भी टेस्ट कर लिया जाए, मुझे लगता है कि शरीफ बरादरान में बहरहाल कोई ना कोई चपकलिश तो इस वक्त मौजूद है। जिस तरह के कई लोगों ने पॉइंट आउट किया कि शहबाज शरीफ साहब का कंप्लीट ये यू टर्न है, जब उन्होंने कहा कि जी मैंने गारंटी नहीं ली थी कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे। तो ऐसा लगता है कि स्टांसेस में बहुत तब्दीली आई है। शायद वो चाहते थे कि वो वापस आएं, और एक तरह से जिस तरह पेपर्स और चीज़ों को देखा जा रहा है, उन्होंने गारंटी तो ली थी। लेकिन इस वक्त मरियम साहिबा, नवाज शरीफ साहब शायद कुछ और सोच रहे हैं, और शहबाज शरीफ साहब अपनी मुफाहमत की पॉलिसी पे कायम और दायम है। आई थिंक वो ग्राउंड रियलिटीज़ को समझने वाले सियासतदान है। इस वक्त मुल्क में जिस तरह की बहरानी कैफियत है, आप मईशत को देख लीजिए, फ्लड्स की तबाहकारियाँ देख लीजिए जो KPK से लेके पंजाब, बलूचिस्तान, सिंध, कराची को तबाह किए हुए हैं। मेरा नहीं ख्याल कि वो टेम्परेचर्स को राइज करना चाहते हैं। तो जिसकी भी अगर ये ख्वाहिश है, चाहे वो मरियम बीबी हो या मौलाना फजलुर रहमान साहब हो, मेरे ख्याल में शहबाज शरीफ साहब दानिशमंदी से काम लेते हुए, पॉलिटिकल विजडम से काम लेते हुए इस वक्त इन चीज़ों को लेवल आउट करेंगे। सही, मतलब आप भी ये कह रही हैं कि राब्ता हुआ होगा, दोनों की सियासत का तरीक़ाकार मुख्तलिफ है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब इसको काउंटर कर जाएंगे और वो जानते हैं कि मुझे लगता है कि वो टेम्परेचर्स को नीचे लाना चाहते हैं। मरियम साहिबा का भी अंदाज थोड़ा इंस्टिगेटिंग रहा है। हमने नैब वाला वाक़या हमारे सामने है, तो एक बहुत ही डिफरेंट पोजीशन स्टांसेस तो हैं, और मेरे ख्याल में इसी डिफरेंस को भांपते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने शायद कोई कोशिश भी की हो, कोई मशवरा भी दिया हो, लेकिन इनकी हो सकता है मरियम बीबी की स्टांस में कोई लचक ना हो, तो इवेंचुअली उनका बयान ये आया कि जी अंदरूनी मामलात में मैं इससे ज्यादा अब कुछ और मेहनत नहीं कर सकता, ना मैं इनको एक पेज पे ला सकता हूँ। चलें ठीक है, तो देखते हैं कि आगे सियासत के हवाले से क्या खबर चलती है, मौलाना साहब के हवाले से खुद इस पर क्या बयान आता है आने वाले दिनों में। लेकिन तज्जियाकारों की राय मिली जुली है इस लिहाज से कि सोहरावर्दी को बड़ा क्लियरली कह दे कि किसी किस्म की कोई सियासी चपकलिश मौजूद नहीं है, किसी किस्म का कोई गैप मौजूद नहीं है जहाँ पर मौलाना साहब जाकर अपना सालसी का रोल प्ले कर सके। आगे बढ़ते बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर साहब की, जिनसे पब्लिक सर्विसेज के हवाले से बातचीत हुई उस्मान डार साहब की, और वज़ीर आज़म ने पब्लिक सर्विसेज की निगरानी और बेहतरी के लिए टाइगर फोर्स के रजाकारों से मदद लेने का फैसला किया है। ये नौजवान अशियाए ज़रूरिया की कीमतों, सेहत की सहूलियात और थाना कचहरी समेत दीगर मामलात में शिकायत जो हैं वो आला हुकाम तक पहुंचाएंगे। अब इन सरकारी दफातर में जो है तालीमी इदारे भी शामिल हैं, थाना कचहरी है, लैंड रिकॉर्ड्स है, बिजली चोरी, अवामी शिकायत और सर्विसेज की फराहमी पर नज़र रखना शामिल होगा। लेकिन ऐसे तमाम तर सूरत हाल में क्या इदारों पर एक नई फोर्स का क़याम इदारों को मजीद तबाह कर देगा? नासिर चौकताई साहब, आलमी दुनिया में एक टर्म अपनाई जाती है मलेशिया फोर्स के नाम से, कहीं ये टाइगर फोर्स भी मलेशिया फोर्स तो नहीं बनने जा रही? और दूसरा ये कि अगर इसका नफाज होता है सरकारी इदारों पर, तो क्या ये इदारों को तबाह कर देगा मजीद? पहले तो उस्मान डार साहब को चाहिए था, बहुत अच्छे आदमी कि वो ये अपनी रिपोर्ट पेश करते कि अब तक टाइगर फोर्स ने किया क्या है। उनको शनाख्ती कार्ड जारी कर दिए गए, उनको कैप्स दे दी गई, उनको शर्ट्स दे दी गई, उनको तमाम बरात दे दी गई। अब मुझे पता नहीं तनख्वाह दी गई या नहीं दी गई, शायद नहीं दी गई, वो तो मिल जाएगी बाद में। तो उन्होंने अब तक क्या किया? कोरोना में क्या किया उन्होंने? कोरोना में क्या खिदमत अंजाम दी उन्होंने? कहा घर घर गए, लोगों को वैक्सीनेट किया, लोगों को टीके लगाए, लोगों को टेस्ट किए, लोग इन्फ्लुएंजा आ रहा है, मलेरिया आ रहा है, उसके लिए क्या किया? ये टाइगर फोर्स है ना, इसका बड़ा लंबा वो है एक मंशूर कि ये करेगी, ये करेगी, ये करेगी, और सब गैर सरकारी तौर पर करेगी। तो उसके बाद क्या किया इन्होंने? अब फिर उसके अब बारिश ही हो रही है कराची में, जी जी जी, और कहते हैं 1.5 लाख अफराद गवर्नर इनकी कमांड में है। तो 1.5 लाख का है मेरे भाई, उनमें से मुझे 5 दिखा दें आप
टाइगर फोर्स के जवान, आर्मी है, नेवी है, पुलिस है, आपके रेंजर्स हैं और लाल कश्तियों वाले ईदी रजाकार हैं, ईदी रजाकार हैं, और कोई नहीं है। बल्कि कुछ और खैराती जा रहे थे, वो तो भाग गए। वो तो उन्होंने पानी देखा कि इस पानी में हम कहाँ जाएंगे, वो भाग गए। तो और यकीनी तौर पर वो बच्चे जिन्होंने आज पुलिस की वैन को बचाया है रस्ते डाल के, वो भी टाइगर फोर्स के नहीं है। तो टाइगर फोर्स है कहाँ, पैदा कहाँ हुई, इसका वजूद किस जगह पर है, मुझे नहीं पता। अगर मुझे मालूम हो जाए तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा, मैं फ़ोन कर सकूँगा, देखो यहाँ धांधली हो रही है, देखो यहाँ पर बदनुमानी हो रही है, जाकर मारो इसको। अब मारने की बात जहाँ तक है वो ये है कि अगर आप सरकारी दफ्तरों में जाएंगे, अगर आप सरकारी इदारों में जाएंगे निगरानी करने के लिए, तो एक क्लैश बनेगा, एक क्लैश ख़तरनाक बनेगा। और बहुत मुमकिन है ब्यूरोक्रेसी, अफसरान, सरकारी दफातर में काम वाम भी बंद हो जाए। क्योंकि जब आदमी जाता है ना कि मैं फलां का आदमी हूँ, मुझे ये इख्तियार हासिल है, तो वो बड़ा ऊंचा जाता है। वो 17 के बजाय 18 ग्रेड पे जाता है, वो थप्पड़ पड़ मार देता है अफसर को, ये भी होता है। तो अब कैसे, हमने माजी में सरकारी सतह पर FSF देखी थी, जनरल साहब को भी याद होगा और जगम साहब को भी याद होगा, वो जमील को भी और सिदरा को भी, और बड़ी बदनाम हुई थी वो। फेडरल सिक्योरिटी फोर्स गालिबन, शायद यही नाम था उसका। और वो अगरचे सरकारी थी, लेकिन क्योंकि वो एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन थी, उसको बनाया गया था बाकायदा। ये क्या बनाया गया था, फेडरल इदारों में, फेडरल इलाकों में अमन अमान कायम रखेगी, लेकिन उसका मतलब कुछ और निकल रहा था। उसके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए और फिर आखिर में वही गले का फंदा भी साबित हुई कुछ लोगों के लिए। तो मैं समझता ये हूँ कि ये एक गलत रवैया है, एक गलत बुनियाद है, और ये क्लैश को जन्म देगा, ये इख्तलाफात को जन्म देगा। ये हो सकता है कि आगे जाकर इंतखाबात में काम आ जाए, अभी काम नहीं आ सकती है। ठीक है जनरल साहब, गवर्नेंस के मामलात में अपने मकासद के हुसूल के लिए मुख्तलिफ कौमें, मुख्तलिफ ममालिक इस प्रैक्टिस को कर चुके हैं, जिनमें काफ़ी बड़े बड़े ममालिक भी हैं, रशिया है, चाइना है, स्विट्ज़रलैंड है, फ्रांस, जर्मनी, ये शामिल हैं। पाकिस्तान में जिस तरह की प्रैक्टिस अब टाइगर फोर्स के ज़रिए अपनाने के बारे में मनसूबाबंदी की जा रही है, मैं फिर अपने सवाल की तरफ ही आऊँगी कि क्या ये इदारों को मज़ीद तबाह कर देगी? देखिए, ना सिर्फ इदारों को तबाह कर सकती है, बल्कि इसका बड़ा मनफी असर होगा मुल्क में और अपनी सियासी पार्टियों में, क्योंकि ये फोर्स क्रिएट की है PTI ने, और ये हमेशा इसकी शक्ल एक पार्टिजन रहेगी। नजर आएगा कि ये PTI को ही रिप्रेजेंट करती है, इसको कभी भी आपके नेशनल फोर्स के तौर पे नहीं लिया जा सकता। फिर इसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कवर नहीं है इसका। ये क्या करें, क्या इनको ऐसा इख्तियार है कि ये कोई ऐसा कदम उठा सकें? और फिर ऑफिस में क्यों, अगर जिस मकसद के लिए उस वक्त इनको जमा किया गया था, वो कोविड-19 का इशू था कि लोगों को मास्क पहनने हैं तो थोड़ा सुपरवाइज करें कि वो एहतियाती तदाबीर कर रहे हैं, या ये कि आप लोगों को मिलने जुलने से रोकें, जो भी उस वक्त हेल्प करने के लिए ये थे। अब यही काम आज इनसे अगर फ्लड में करवाना तो ठीक है, वहां जाके लोगों को रेस्क्यू में हेल्प कर सकते हैं, कोई और काम करें इस तरह का जो कि मतलब जो पब्लिक में हो, पब्लिक डोमेन में हो और लोगों की फलाह के लिए हो। वो बेलौस काम हो, उसका पार्टी से कोई ताल्लुक ना हो, आम आदमी जहां जिस भी पार्टी का कोई है मुश्किल में है तो उसके लिए हेल्प कर दे। लेकिन इससे बढ़ के उनको सरकारी दफातर की तरफ लेके आना या कोई और इस तरह का जहां यूं नजर आए कि वो एक अलहदा पुलिसिंग के लिए आपने एक फोर्स खड़ी कर दी है, मेरा ख्याल है इंतहाई गैर मुनासिब है। ये चीज जो है ये आपके लिए मसाइल पैदा करेगी। ये दफातर का अपना डिसिप्लिन कायम रहना चाहिए, उनके अपने इंतजामात हैं जहां वो मेंटेन करते हैं अपना डिसिप्लिन, भी उनके अपने लोग होते हैं, उन्होंने अपनी सिक्योरिटी रखी हुई है, उनके अपने पीएन्स वगैरह लोग फाइलें लेके आगे पीछे जाते हैं। तो एक ऐसा निजाम है जहां चेक एंड बैलेंसेस अपने मौजूद हैं। वहां भी एक और तीसरी फोर्स को कल को डॉक्यूमेंट्स गुम हो जाए, कोई और निकल आए के साथ क्या करेंगे, एक और इशू खड़ा हो जाएगा। तो ये इंतहाई गैर दानिशमंदाना तजवीज़ है, किसी की तरफ से भी है, मेरा ख्याल है इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। ज़ैगम खान साहब, जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे हैं, जनरल साहब ने भी यही तज्जिया दिया, NBC ने भी ये कहा कि सरकारी इदारों पर इस किस्म की फोर्स का आ जाना, कहाँ तजुर्बाकार लोग और कहाँ पर जिस से कहा जा रहा है कि इसका दायरा कार यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस तक भी बढ़ाया जाएगा, अनएक्सपीरियंस लोग, ये इदारों को मजीद तबाह करेगा? मेरी राय में जबकि गुज़श्ता 2 साल में गवर्नेंस के बहुत से बहरान सामने आए हैं और हमने देखा है कि हुकूमत गुड गवर्नेंस देने में नाकाम रही है,
उस तनाजुर में जो ये तजवीज़ है ये तो मुकम्मल एक तबाही का नुस्खा है। इसलिए तबाही का नुस्खा है कि जिस तरीके से स्टेट चलती है ये स्टेट क्राफ्ट के ही ख़िलाफ़ है, ये स्टेट की जड़ों पर कुल्हाड़ी चलाने के मुतरादिफ है। ये तो ऐसा है जिस तरह कुछ हमें महसूस होता है कि पीटीआई को एक सिंगल पार्टी हेजिमनी का शौक़ है। वो चाहते हैं कि सब पार्टियों को आप बिलिया मेट करके एक तगड़ी पार्टी बनाएं जो मुल्क को चलाती रहे, जिस तरह के कम्युनिस्ट मुल्कों में होता है। देखिए, कम्युनिस्ट मुल्कों का बिल्कुल अलग मॉडल है। वहाँ हुकूमत में, कम्युनिस्ट पार्टी में और स्टेट में फ़र्क नहीं होता। गवर्नमेंट भी वही होती है, पार्टी भी वही होती है। हमारे जमहूरी निज़ाम में सियासी जमात और हुकूमत दो बिल्कुल मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। इमरान खान साहब किसी भी रियासती एहलकार के साथ बतौर वज़ीर आज़म बात कर सकते हैं, किसी पटवारी को भी वो पीटीआई के चेयरमैन के तौर पे नहीं झाड़ सकते। उन्हें इस बात का कोई हक हासिल नहीं कि पीटीआई के चेयरमैन के तौर पर किसी अदना से अदना सरकारी मुलाजिम के मामलात में दखल दें, उनके काम की निगरानी करें या उन्हें कुछ कहें। सिर्फ ये नहीं है, आप देखिए हमारे पार्लिमानी निज़ाम में मुक़न्नना, इंतज़ामिया और अदलिया भी अलग है। अगर कोई पार्लियामेंट का मेंबर है तो थियोरेटिकली, असूली तौर पर उसको भी हक हासिल नहीं कि किसी दफ्तर में जाके वो बेजा मुदाखलत करे। अगर वो इंतज़ामिया की, सरकारी अदारों की कार्रवाई को देखेगा, सुपरविजन करेगा तो पार्लिमानी निज़ाम के फ्रेमवर्क के अंदर करेगा, पार्लिमानी कमेटी के मेंबर के तौर पर करेगा, किसी कमेटी के मेंबर के तौर पर करेगा, या कोई शिकायत अगर देखेगा तो वो पार्लिमान के अंदर लाएगा। इस तरह की ओवरसाइट वो नहीं कर सकता। तो आप ये देखिए कि इस दौर में तो जदीद निज़ाम मौजूद है, टेक्नोलॉजी का दौर है, ऐप्स मौजूद हैं, अवाम की राय ली जा सकती है, अवाम को शिकायत पे इनवाइट किया जा सकता है, ऐसे ऐप्स बने भी हैं, सोशल ऑडिट का निज़ाम मौजूद है। पाकिस्तान को मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन के अच्छे निज़ाम की ज़रूरत है जो अभी तक नहीं बनाया गया। गवर्नेंस को बेहतर बनाने के बहुत से तरीके मौजूद हैं और ये जो फोर्स है ये मुकम्मल तौर पे सियासी फोर्स है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। हमारा तो ताल्लुक़ है ज़मीन से, लोगों से। यहाँ पर तो पीटीआई के ओहदेदारों को टाइगर्स बांटे गए हैं कि 10 मेंबर आपके हैं, 20 टाइगर आपके हैं, 50 टाइगर आपके हैं। आप पूछ लीजिए, पंजाब का तो मैं बड़े आपको इत्मीनान से कह रहा हूँ कि टाइगर बांटे गए हैं, ये हर एक के टाइगर है। और इसका मकसद इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता कि पार्टी को एंट्रेंच किया जाए और ब्यूरोक्रेसी को पार्टी के नीचे लाया जाए। इसके तबाहकुन असरात होंगे। खुदा के लिए आप ऐसा मत करें। ये बड़े कॉमन पॉइंट है कि एक बंदे पर जो किसी इदारे में काम कर रहा है उस पर चेक एंड बैलेंस वही बंदा रख सकेगा जो खुद उस इदारे से, मतलब यानी कि उस तरह का एक्सपीरियंस रखता हो, जिसके पास किसी काम को लेके तजुर्बा हो। मतलब फाइनेंस का है तो फाइनेंस का कोई तजुर्बाकार शख्स जो है वो, जिस तरह अभी मैंने पहले भी कहा कि स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज तक भी ये दायरा कार बढ़ाया जाएगा। वहां पर नौजवान है, वो तजुर्बाकार नहीं है। बात फिर आ जाती है इदारों की तबाही की। देखिए, डेमोक्रेटिक कोई प्लान बनाते हैं तो उसके अंदर कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव आपका होना चाहिए ना। यानी आप किस चीज को, अगर आप इसको ज्यादा फाल बनाना चाहते हैं, गुड गवर्नेंस के लिए फॉर्मूला दिया गया है। आपका पैनल बिल्कुल सही पॉइंट आउट कर रहा है, एग्री कि ये हमारी नाकामी का, तबाही का एक बेहतरीन नुस्खा बनने जा रहा है अगर तो इसको इस तरह ही इम्प्लीमेंट किया गया। इसकी सबसे बड़ी वजह मैं ये देखती हूँ सरियाब के, जैसे आपने खुद कहा कि ना तजुर्बाकार लोग, देन अनचेक्ड पावर। आप जिस पावर के ऊपर चेक रखने के लिए एक और फोर्स को क्रिएट कर रहे हैं, सो कॉल्ड टाइगर फोर्स को, उसकी पावर को चेक करने के लिए फिर आप एक तीसरी कुव्वत बनाएंगे। यानी ये सिलसिला तो कभी ना खत्म होने वाला है। आपने खुद अपने इंट्रोडक्शन में एक लफ्ज का इस्तेमाल किया, मिलिशिया कहा। तो मुझे बताएं, इस तरह के हमने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स देखे हैं जब आप मिलिटेंसी का शिकार हो जाती हैं पॉलिटिकल पार्टीज, यानी उनके अंदर ऐसे मिलिटेंट विंग्स बन जाते हैं कि वो आपको फिर, यानी आप किसी तरह पे भी उनका वायलेंस, उनके कॉन्फ्लिक्ट को कंट्रोल नहीं कर पाते। क्या इन्होंने कराची की सारी रोदात से कुछ नहीं सीखा? यहाँ पर फिर आपके पास MQM के ऊपर इल्जाम क्यों लगाया जाता था कि उनके सेक्टर इंचार्ज में और इन लोगों में फिर क्या फर्क है? यानी वट एवर यू आर ट्राइंग टू क्रिएट, ये एक्सपेरिमेंट्स तो पहले हो चुके हैं। अगर आप वाकई यंग लोगों को, पाकिस्तान के नौजवानों को एम्पावर करना चाहते हैं तो फिर स्टूडेंट यूनियन का रास्ता खोल दीजिए, ताकि वो किसी प्रोसेस से गुजर कर किसी तरह किसी जमहूरी अक़दार के तहत तो आए।
कल एक बच्चा अगर फोन उठा के किसी भी जगह किसी भी ब्यूरोक्रेट को कह देता है, ये अभी तो चलें एक कवर मिल गया, कोविड-19 आ गया, पैंडेमिक की सूरत हाल हो गई, लोगों ने कहा जी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस है, किसी हुकूमत के पास कोई हल मौजूद नहीं है। लेकिन ये भी हकीकत है कि पीटीआई की पहला साल हुकूमत का या पहले 100 दिन में इनके पास कोई प्लान मौजूद नहीं था। मईशत का बेड़ा गर्क हो रहा था, चीजें खराब हो रही थी और उस वक्त भी यही कहा जा रहा था कि वक्त देना चाहिए। अब आपके पास जो सूरत हाल है, आप इस कोर्स को लेके आएंगे, यू विल हैव नो सोल्यूशन। या तो आप कह दीजिए कि ये गुमराही का रास्ता है, जिन लोगों को हम नौकरियां नहीं दे सकते आए और वो टाइगर फोर्स का कार्ड पकड़ के जिसको चाहे जो चाहे कह दें। पहला साल जो हुकूमत का था, इतना कड़ा एक नैरेटिव बिल्ड किया गया एहतसाब के नाम पे, करप्शन के नाम पे, कि आपकी तमाम ब्यूरोक्रेसी तकरीबन पैरालिसिस का शिकार हो गई। उसको लगता था कि वो कोई भी डिसीजन अगर लेंगे 3 महीने के बाद उनके ऊपर फाइल खुल जाएगी और उनको कोर्ट और कचहरी के चक्कर लगाने पड़ेंगे। यानी जब आप लोगों को डिसीजन लेने से ही डिसेबल कर देंगे तो मुझे बताइए ये टाइगर फोर्स क्या करेगी? ऐसे चलते फिरते या सतही तौर पे तो कोई भी किसी के काम पे भी तनकीद कर सकता है, आपके और मेरे काम पे भी तनकीद हो सकती है कि जो मीडिया अच्छा काम नहीं कर रहा। ब्लैंकेट स्टेटमेंट मफरूजों की बुनियाद पर क्या हम मजीद इदारों को बर्बाद करना चाहते हैं? आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी अ सुसाइडल अटेम्प्ट इफ वी गो अहेड एंड डू दैट। लेकिन हैविंग सेड दैट, द एसेंस ऑफ द आइडिया, जैसे कहा जा रहा है ना कि भाई नौजवानों को अगर आपने एम्पावर करना है, अगर आपने लोगों को एम्पावर करना है, बहुत अच्छे यहाँ पे तजावीज दी गई कि आप कोई हेल्पलाइन लगा दीजिए, कोई ऐप बता दीजिए, हर डिपार्टमेंट में एक ऐसा कोई डिपार्टमेंट, एक छोटा सा उसका यूनिट बना दीजिए जहां लोग फाल तरीके से अपनी शिकायत को पहुंचा सकें। लेकिन बाय द वे ये भी एक नया ट्रेंड नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जो मेरे ख्याल में यहाँ पीटीआई ने गलती की है इसको ओपनली अनाउंस कर। मैंने तो हुकूमती इदारों के साथ बड़ा क्लोजली काम किया है। रजाई साहब का दौरे हुकूमत आया था तो एक पार्टी अलायंस का एक पूरा का पूरा लेवल ऑर्गेनाइजेशन में ऐड किया जाता था। कर दिया, तो अगर अनाउंस ना किया जाता तो शायद हम इस गलती की निशानदेही ना कर पाते हैं कि गवर्नमेंट जो है वो आने वाले दिनों में करने क्या जा रही है। सोहरवर्दी साहब, एक तरफ हमारे 4 तज्जियाकारों की ओपिनियन यही है कि ये एक गलत मनसूबाबंदी है, दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने टाइगर फोर्स ई गवर्नेंस ऐप की तैयारी पर पंजाब आईटी को मुबारकबाद भी पेश कर दी। मतलब बड़ी तेजी से इस मंसूबे पर काम हो रहा है। जी सोहरवर्दी साहब, ये कोई गवर्नमेंट, जो मेरे दोस्त सारे कह रहे हैं साथी मेरे प्रोग्राम में, ये बातें प्राइम मिनिस्टर को पता है, गवर्नमेंट को पता है, हमारे बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आप उनकी जरूरत को समझें। पार्टी डेड हो गई है, तब्दीली का नारा फेल हो गया है, जो थोड़ा बहुत एंथुसियास्टिक वर्कर था वो घर चला गया, नाउमीद हो गया है। अब इन्हें गली मोहल्लों में छोटे छोटे चौधरियों की ज़रूरत है, आगे बलदियाती इंतखाबात भी कराने हैं, पार्टी भी ज़िंदा रखनी है। तो ये छोटे छोटे चौधरी ये गली मोहल्लों में नहीं पैदा करेंगे तो आगे बलदियाती इंतखाब कैसे लड़ेंगे, आगे पार्टी को कैसे चलाएंगे? किसी का जलसा करना पड़ गया तो ये छोटे छोटे चौधरी लोगों को लेके आएंगे। तो मेरा मतलब है, इमरान खान साहब को पता है कि पीटीआई का जो पहला वर्कर था वो घर चला गया, अब उसको मनाया नहीं जा सकता है 2 साल के बाद। अब कोई नया चूरन बेचना पड़ेगा, अब छोटे छोटे चौधरी पैदा करने पड़ेंगे। उन चौधरियों के लिए एसी के, डीसी के, मजिस्ट्रेट के, एसएचओ के दफातर में कहा जाएगा कि ये हमारा चौधरी है, ये आए तो बंदा छोड़ देना, ये आए तो काम कर देना। फिर उनके छोटे छोटे काम होने लग जाएंगे। जिस तरह के हर पार्टी के छोटे छोटे, जैसे काउंसलर इलेक्ट हो जाए बंदा तो वो लोकल लेवल पे काम करा लेता है, यूनियन काउंसिल का नाज़म हो जाए तो एक लोकल लेवल पे उसका पुश हो जाता है। तो पीटीआई तंजीमी तौर पर बिल्कुल तबाह हो गई है, ख़त्म हो गई है, वर्कर गायब हो गया है। और इस वक्त वाकई अगर पीटीआई को कोई पब्लिक प्रोटेस्ट करना पड़ जाए, कोई पब्लिक रैली करनी पड़ जाए तो इनके लिए तो टांगा पार्टी हो चुकी है अवामी तौर पर। तो इसलिए वो बहुत सोच समझकर अपनी मुर्दा पार्टी को जिंदा करना चाह रहे हैं, उसकी कॉस्ट कुछ भी हो। देखिए, सियासतदान अपनी सियासत को बचाने के लिए हर कीमत अदा करने के लिए तैयार है। अगर 2 साल में मुल्क तबाह किया है तो अगले 1 साल पार्टी जिंदा करने के लिए मजीद तबाह भी किया जा सकता है। इसमें ऐसी परेशानी वाली कौन सी बात है? लेकिन मेरा ख्याल है कि ये जो उनके अपनी पीटीआई की रिवाइवल है उसके लिए वो ये छोटे छोटे चौधरी और टाइगर पैदा कर रहे हैं ताकि कल को ये प्री पोल रिगिंग हो जाएगी कि यही लोग फिर काउंसलर का इलेक्शन लड़ लेंगे, बल्दियाती इंतखाबात लड़ लेंगे, मेयर यहीं से मेयर्स और काउंसलर्स निकल आएंगे, डिप्टी मेयर्स निकल आएंगे। तो ये एक तरह से चौधरी तैयार किए जा रहे हैं। हर हुकूमती पार्टी ऐसे करती है, हमें परेशान होने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि पार्टी को दबाव बख्शने के लिए पीटीआई इस किस्म का फॉर्मूला अप्लाई करना चाह रही है, लेकिन
जो नज़रिया है, जो सभी की राय है, वो ज़रूर मुतफ़िक़ है कि इसके नताइज बुरे होंगे। लिहाजा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस किस्म के फार्मूले पर या इस किस्म की मनसूबाबंदी पर काम रोक देना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो बात करते हैं PCB की मुश्किलात के हवाले से कि आया कि सरफराज अहमद को मुंतखब किया जाए टीम में शामिल करने के लिए या फिर रिजवान को। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक। नाज़रीन, बात करते हैं PCB की मुश्किलात के हवाले से। PCB ज़रा कंफ्यूज हमें दिखाई दे रहा है इन दिनों में कि इंग्लिश टीम के खिलाफ T20 सीरीज़ के लिए सरफराज अहमद का इंतखाब किया जाए कौमी स्क्वाड में शामिल करने के लिए या फिर क्या किया जाए, मोहम्मद रिजवान को शामिल किया जाए। ज़रा सरफराज अहमद साहब की कारकर्दगी के हवाले से मैं बात करूं तो वर्ल्ड कप 2019 का जो था उसमें उन्होंने खासी बेड परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, जिस पर उन्हें खासी तनकीद भी बर्दाश्त करना पड़ी और जो क्रिकेटर्स हैं, शौकीन क्रिकेटर्स हैं, वो बड़े मायूस हुए। फिर हमने देखा कि अक्टूबर में श्रीलंका की टीम आती है, दौरा पाकिस्तान करती है और T20 के जो मैचेस हुए पाकिस्तान के उस टीम के साथ, टीम तजुर्बेकार नहीं थी, एक्सपीरियंस नहीं थी, लेकिन इसके बावजूद टीम ने परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दिखाई और उस वक्त जो कमांड थी वो सरफराज साहब के हाथों में थी टीम की। लिहाजा क्या किया जाए कि साबिक कप्तान सरफराज अहमद साहब को T20 टीम में शामिल किया जाए या फिर उन्हें शामिल किया जाए जो अभी रिसेंटली टेस्ट सीरीज़ खेल रहे हैं, मोहम्मद रिजवान, और बड़ी बेस्ट परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहे हैं और साथ ही साथ उन्हें मैन ऑफ द सीरीज़ भी करार दिया गया। तो सबसे पहले मैं नासिर चौथाई साहब आपके पास आ रही हूँ, बताइएगा जरा मुश्किल आसान करें PCB की, किसको टीम का हिस्सा बनाएं? देखिए, सबसे पहली बात तो हम बात करते हैं टीम की हिकमत अमली की। क्या हिकमत अमली टीम निकल गई थी यहाँ से? हम कह गए थे कि हम जीत कर आएंगे। पहली बार हम गए थे तो हम सीरीज बराबर करके आए थे और बहुत बड़ा कारनामा था हमारा वो, वाकई। और अब हमारा जहन में था हम जीत के आएंगे, लेकिन हम फील्ड में उतरे तो पहली इनिंग तो बहुत ज़बरदस्त थी हमारी, बहुत एग्रेसिव थी, लेकिन जब आखिरी में हम खेलने गए, हम जीत के बहुत करीब थे, तो मिसबाह ने और अजहर ने वो डिफेंसिव पॉलिसी इख्तियार की जो मिसबाह का ख़ास स्टाइल है, जिसके लिए मिसबाह मशहूर है, टुक टुक कहा जाता है उनको। तो वो इख्तियार की पाकिस्तान मैच हार गया, पाकिस्तान जीता मैच हारा, वरना पाकिस्तान ये सीरीज़ जीत सकता था, क्योंकि 2 मैच तो बारिश जीत गई, 1 मैच इंग्लैंड जीत गया। इस सीरीज़ के दौरान जेम्स एंडरसन एक लाफानी किरदार बनकर सामने आता है, 600 विकेटें लेकर, 600 विकेटें। और आप अगर वो कमेंट्री फर्स्ट सुन रही हो तो आपको रोंगटे खड़े हो जाएं, किस तरह वो नाम लिया गया था, जो फुटबॉल के अंदाज में गोल जिस तरह होता है उस तरह, वो पागल हो गए थे गोरे। अच्छा, अब रहा रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त काम किया, रिजवान ने बहुत ज़बरदस्त कारकर्दगी मुजाहरा किया। अगर इस पर भी अब मिसबाह और दूसरे लोग PCB कंफ्यूज हैं तो ये को क्रिकेट छोड़ देनी चाहिए। क्रिकेट की जो एडमिनिस्ट्रेशन है इनको छोड़ देनी चाहिए, कोई और काम वाम कर ले। बड़े बहुत काम बाकी पड़े हुए अभी, मोहम्मद यूसुफ भी तो काम कर रहे हैं ना, वही काम कर ले। तो अब अगर आपने रिजवान को ड्रॉप किया तो एक और संगीन गलती होगी। एक बैट्समैन जो फॉर्म में है, जो कीपिंग अच्छी कर रहा है, जो विकेट के पीछे अच्छा फुर्तीला नजर आ रहा है आपको, जो आपको स्कोर करके दे रहा है, और जो अल्टीमेटली जैसा भी हमने सीरीज खेली कॉमन मैन ऑफ द सीरीज रहा, उसको आप ड्रॉप करेंगे यार। जो वनडे का प्लेयर भी है, जो T20 का प्लेयर भी है, उसको आप ड्रॉप करेंगे तो सोचना ही गलत है। सरफराज को एक तरफ कर दें आप, उसके नाकामियां, उसकी कामयाबियां बहुत हैं, उसके पास कामयाबियों का एक भंडार है, लेकिन इस वक्त गलती करेंगे आप रिजवान को ड्रॉप करने की तो आपको क्रिकेट नहीं आती। लिहाजा सरफराज अहमद को इस वक्त T20 में शामिल नहीं किया जाना चाहिए। जनरल साहब, ये पता नहीं ये सरफराज ने किसी से कहा कि मेरा केस लड़ा जाए हम टीवी के ऊपर, क्योंकि ये तो काम उन्हीं का है। ये केस तो पाकिस्तानियों का है ना जनरल साहब। पाकिस्तानी जो हैं वो क्रिकेट को बड़ा संजीदगी से लेते हैं, और आपको पता है कि जब टीम हार जाती है तो पाकिस्तान में होता क्या है। बहुत एक चीज बड़ी बात है कि रिजवान विकेट कीपर और बैट्समैन के लिहाज से सक्सेसफुल है, इस वक्त फॉर्म में है, तो उसको तो छेड़ना मुनासिब नहीं। लेकिन और बहुत सारे आपको हजरात टीम में मिल रहे हैं जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे।
तो अगर बैट्समैन के तौर पे उनको रिप्लेस करने का कोई कहीं जरूरत है तो वो कर लिया जाए, क्योंकि वहां तो बैट्समैन भी ऐसे ऐसे हैं जिन्होंने स्कोर ही कुछ नहीं किया। तो उससे आज से इसी आदमी को टारगेट करना, जो वाहिद आदमी जो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है उसी के पीछे पड़ जाए, वो तो दुरुस्त नहीं है। तो सरफराज को अगर चांस देना ही हो, बड़ा एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, उसका पास बहुत अच्छा है, उसकी अचीवमेंट्स कई हैं। एक वक्त आया कि जब वो फॉर्म में नहीं था तो उसको ड्रॉप किया गया, लेकिन अगर आज समझते हैं कि वो फॉर्म में है और बैटिंग वगैरह कर सकता है तो किसी बैट्समैन के साथ उसको रिप्लेस कर दिया जाए। रिजवान की अपनी सेटिंग है, अभी इस वक्त सीरीज में उसको तब्दील करना मुनासिब नहीं होगा। सही। तो जनरल साहब जिस तरह से आजकल घर पर होते हैं, मुझे लग रहा है वो बड़ी दिलजमी के साथ मैचेस देख रहे हैं और बता भी रहे कि किसी परफॉर्मेंस बेहतर है। और वर्दी साहब बताइएगा, आपने रिसेंट मैचेस देखे हैं और कारकर्दगी भी आपके सामने है, सरफराज को शामिल करना चाहिए टीम में? देखें, इस वक्त पाकिस्तान का मसला ये है कि बुरी कारकर्दगी पर सिलेक्टर्स और चीफ सिलेक्टर तनकीद के जद में हैं, क्योंकि टीम बुरी खेल रही है तो सब सिलेक्टर्स को कह रहे हैं कि आपने क्या टीम सिलेक्ट कर लिया है, क्या कप्तान सिलेक्ट कर लिया है। और अगर अजहर ये सामना करते तो कप्तान की कारकर्दगी भी इतनी बुरी थी कि उनकी कारकर्दगी पर भी सवाल था। तो इसीलिए एनबीसी ने भी मिसबा को तनकीद का निशाना बनाया है, क्योंकि वो सिलेक्टर हैं, तो सिलेक्टर को तो साथ तनकीद का निशाना बनाया जाएगा, वो कैसे बरी जिम्मा हो सकता है। अब जहाँ तक सरफराज और रिजवान की बात है, ये बिल्कुल है, बनाते रहेंगे, ठीक है ना। एनबीसी ठीक है, सिलेक्टर को तनकीद का निशाना बनाया जाना चाहिए अगर वो बुरी टीम को सिलेक्ट करे, क्योंकि बहरहाल बुरी टीम जब खेलती है तो पूरी कौम को के जज्बात के साथ खेलती है और उस पर सिलेक्टर का जिम्मेदार होता है अगर उसने बुरी टीम को सिलेक्ट किया है। मैं आपके साथ हूँ इस पर। और अगर कप्तान की कारकर्दगी बुरी हो तो टीम को नहीं बदलना चाहिए, कप्तान को बदलना चाहिए, इस पर भी मैं आपके साथ हूँ। तो बात यह है कि जहाँ तक रिजवान और सरफराज की बात है, मेरा ख्याल है कि रिजवान के साथ तो इस वक्त सरफराज का कोई मैच नहीं है और इस वक्त रिजवान फॉर्म में है। सरफराज को खुद ही कहना चाहिए कि रिजवान को चांस दिया जाए और उन्हें डोमेस्टिक क्रिकेट में अपनी कारकर्दगी पर तवज्जो देनी चाहिए। सिद्धरा, आपकी क्या राय है, सरफराज होना चाहिए T20 का पार्ट? पर्सनली एग्री विद योर पैनल एज वेल ज़याब। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे लिए ज़िंदगी मौत का मामला हो जाता है और तभी हमारी टीम जब भी कहीं खेलने के लिए जाती है तो हम जवाद अहमद का गाना लगा देते हैं कि तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है। आई थिंक होती है हमारे, हाँ, उसके बाद हमें उस वक्त प्यार होता नहीं है, अपनी चीज़ों का नुकसान हम कर लेते हैं, थोड़ा सा गम गुस्सा निकाल के, थोड़ी सी मीम्स बना के हमारा गुस्सा ठंडा होता है, लेकिन कंसिस्टेंसी इज द की ओवर है। यानी आप दुनिया की बड़ी से बड़ी अच्छी टीमों को अगर देख लें, इंडिया की टीम को देखें, ऑस्ट्रेलिया की टीम को देखें, दे आर कंसिस्टेंट इन देयर परफॉर्मेंस। हमारे यहाँ कभी हम सिलेक्टर के ऊपर बेचारे पे अपना गुस्सा निकालते हैं, कभी कप्तान के ऊपर गुजारते हैं। जो शख्स इस वक्त फॉर्म में है, आई थिंक आपके सवाल में इनहेरेंटली था तो नहीं, लेकिन फिर भी इट बिकेम रिजवान वर्सेस सरफराज। आई वुड स्टिल सपोर्ट रिजवान बिकॉज अगेन आई एग्री कि ही इज इन अ बेटर फॉर्म। क्योंकि पीसीबी ये तो कंफ्यूज है ना कि मतलब कौन हो, मतलब इसी पे रहे। सेकंड चांस एट द एक्सपेंस ऑफ व्हाट? इस तरह तो फिर जनरल साहब ने जो कहा बिल्कुल सही है। अगर आप देखना ही चाहते हैं कि क्या पांसी की गलतियों से सीखा है, आप फॉर्म में है या नहीं, तो कुछ और जगह बनाई जाए, लेकिन कप्तानी अभी बेशक ना दें। मेरा भी इस पे यही ओपिनियन होगा। नहीं, प्लेयर भी नहीं रहे। आप तो बहुत ही गुस्से में तो मतलब ना खिलाया जाए फिर सरफराज को फिलहाल ऑन मेरिट टीम में अभी जगह नहीं बन रही T20 में। ज़ैकम साहब, अब आपकी कंफ्यूजन जरा खत्म ब्रेक पर जाने से पहले। हाँ जी सरवर्दी साहब। और अगर ये टीम इसी तरह हारती रही तो कुछ पीसीबी में भी, मेरा मतलब है जब माजी में हारती थी तो सब नजम सेठी को कहते थे कि इसकी वजह से हार रहे हैं। आज जब हारे हैं तो हम बात नाम लेने से भी इज्तनाब करते हैं। नजम सेठी के दौर में तो हम जीत रहे थे और आज जब से इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म बने और नए हारे पे हारे जा रहे हैं, हारे पे हारे जा रहे हैं और फिर हम बात लेने। इसी के लिए तो टाइगर फोर्स बना रहे, वो बताएगी ना फोन करके। हाँ, टाइगर फोर्स खेला करेगी। जी देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह बाकी सब परफॉर्म कर रहे हैं, सब टीमें परफॉर्म कर रही हैं, तमाम गवर्नमेंट्स परफॉर्म कर रही हैं, तो इस वक्त सिर्फ क्रिकेट टीम ही रह गई है जो परफॉर्म नहीं कर रही। देखिए, स्पोर्ट्स इज़ ऑल अबाउट फॉर्म। जो स्पोर्ट्समैन फॉर्म में नहीं है वो कुछ भी नहीं है, और फॉर्म करंट फॉर्म होती है। तारीख़ जो है वो ठीक है, तारीख़ का हिस्सा है
किसने तारीख़ में कितने बड़े कारनामे सर अंजाम दिए, आज वो फॉर्म में नहीं है तो वो आज का आपका स्पोर्ट्समैन नहीं है। आपने मैराडोना की पिक्चर्स देखी हैं, क्या आप उसे आज किसी हाई स्कूल की टीम में भी डालेंगे? तो रिजवान फॉर्म में है, उसका हक है। अब ये तय करना कि क्या टीम में किसी और जगह पे उसकी जगह बनती है, तो उसका तयन इस बात पे होगा कि क्या सरफराज ने इन दिनों में मेहनत करके अपनी फॉर्म बेहतर की है, क्या वो मेरिट की बुनियाद पे इस काबिल है कि वो टीम में किसी और जगह उसको प्लेस किया जा सके या ना किया जा सके। ये सेलेक्टर्स के लिए एक कड़ी आजमाइश है, उन्होंने ऐसा आजमाइश से गुजरना होगा और उसकी पिछली परफॉर्मेंस को देखे बगैर आज जो उसकी फॉर्म है इसकी बुनियाद पे फैसला करना होगा। ठीक है, तो हमने यही नतीजा निकाला है कि सरफराज साहब आप T20 का पार्ट नहीं बन सकते, क्योंकि मेरे जो मौजूद पैनल है उनकी जानिब से रिकमेंडेशन यही है कि जो फॉर्म में है, जो बेहतरीन परफॉर्म कर रहा है, लिहाजा उसे टीम का मेंबर है। वक्त मेरे पास आज खुशकिस्मती से मौजूद है, तो लिहाजा चौथा सवाल भी हम शामिल करते हैं। कराची पर डायरेक्ट में आती हूँ, सूरत हाल की तरफ में नहीं जाती, क्योंकि हम देख रहे हैं कि कराची में इस पर सूरत हाल क्या है। और कराची जो हम अक्सर कहा करते थे कि कराची डूब गया, खुदा ना खास्ता आज ये सूरत हाल लग रही कि कराची डूबा हुआ है। NBC आप ही से पहले स्टार्ट करूंगी, कराची में बैठे हैं आप, बताइए कि कराची के जो मौजूदा मसाइल हैं इनकी असल जिम्मेदार के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है? आपका जवाब 30 सेकंड में प्लीज। देखिए, हम आंखों में डूबते हैं, हम गजलों में डूबते हैं, हम कहानियों में डूबते हैं, शहर डूबा नहीं करते, शहर तबाह हो जाते हैं। मोहनजोदारो नहीं डूबा, जिंदा है मोहनजोदारो। कराची भी नहीं डूबा और ना डूबने का कोई खतरा है इसका। इसके बाद इलाके, बड़े इलाके, ये 5,000-4,000 किलोमीटर का इलाका है, ज़ेर आब आ गए हैं। कराची एयरपोर्ट ज़ेर आब आ गया है, जहाज पानी में लैंड कर रहे हैं, बंद कर दिया गया एयरपोर्ट, तो कराची ज़ेर आब आ गया। इसकी मदद के लिए लोग आए हैं, उसको बचाने के लिए कि इसके वारिस मौजूद हैं, फौज है, नेवी है, बहरिया है, रेंजर्स हैं और रजाकार हैं। पिछले 12 साल से वारिस तो पीपल्स पार्टी भी है ना NBC, मतलब वो है इसके लिए जिम्मेदार, कसूरवार? ये मेरा सवाल। कसूरवार तो सरकारी होती है ना, गलती अगर है तो गलती हुकूमत की होगी। ठीक है, जिसने प्लान नहीं किया इसको 10 साल में कुछ तो प्लान करना चाहिए था ना। ठीक है, सिद्रा आप भी कराची में ही मौजूद हैं और काफी रोज से आप भी सूरत हाल देख रहे हैं, बड़ा मुश्किल होता होगा आपके लिए भी वैसे तो ऑफिस जाना, लेकिन पीपल्स पार्टी है इन तमाम तर चीजों के कसूरवार और जिम्मेदार? बिल्कुल 100% पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ही इसकी कसूरवार है। आई थिंक हम डाइवर्ट करेंगे क्योंकि वक्त आपके पास कम है, इधर उधर की बात किए बगैर हम कहेंगे जी MQM ने अपना काम नहीं किया, PTI अपना काम नहीं करती, वो भी बॉल उछालते चले जा रहे हैं, पिंग पोंग खेल रहे हैं जी, विफाक ने पैसे ही कितने दिए हुए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि 12 साल से आप यहाँ पे मौजूद हैं, 18वीं तरमीम आपका सबसे बड़ा मार्का था जिसको आप कहते हैं कि जी सूबाई खुद मुख्तारी दी, उसी का आइन के तहत ही आपने बड़ा क्लियरली कहा था कि बल्दियाती इंतखाबात करके ग्रास रूट लेवल तक ये सियासी इख्तियारात और जो उसके वसाइल है उनको पहुंचाया जाएगा। वो जब होगा नहीं तो जाहिर सी बात है पूरा का पूरा बल्दियाती निजाम इस वक्त आपके सामने के ठप हो गया। लेकिन अब उनकी भी अच्छी किस्मत है, उनको कहा जा रहा है कि जी 90 साल में ऐसी बारिश ही नहीं हुई, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल शहर में है वो 90 साल का कचरा नहीं है। जरिया ये मैं बड़ी आपको वसूल के साथ कह सकती हूँ। ठीक है, जिन्हें सब क्विकली प्लीज 30 सेकंड्स। जी बिल्कुल, ये हुकूमत को किसी हद तक आप कह सकते हैं। बहरहाल ये अल्लाह की तरफ से एक ऐसी नागहानी आफत भी है जो मेरा ख्याल आसानी से मैनेज नहीं की जा सकती थी, लेकिन इसके साथ अब जो आगे का सोचना चाहिए वो उस पर हुकूमत का आएगा मेरे ख्याल में चेक, क्योंकि ये जितनी गंदगी लोगों के घरों में और गलियों में फिर चुकी है, ये डर है कि आगे खदशा है कि आगे बीमारियां न फैलें। उसके लिए अगर मनसूबाबंदी हुकूमत ने नहीं की हुई तो मेरा ख्याल ज्यादती होगी, क्योंकि लोगों को बहुत सारी परेशानियां आगे आने वाली है। तो ये जिम्मेदार आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी है, लेकिन नागहानी आफत है। देखना ये कि पीपल्स पार्टी ने अब आगे क्या हिकमत अमली, क्या बंद बांधना है। ज़ैकम साहब देखिए, आज तो नेचुरल डिज़ास्टर है, चंद घंटे के अंदर जो 1 साल की पूरी बारिश होती है उससे 14% ज़्यादा बारिश इस वक्त से चंद घंटे पहले तक हो चुकी थी, तो कोई भी शहर इसको नहीं ले सकता। लेकिन नॉर्मल बारिशों में भी कराची की हालत ख़राब होती है। कराची का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके प्रॉब्लम है, सिविक कम्युनिटीज़ के प्रॉब्लम है, और पीपल्स पार्टी 12 साल हुकूमत कर चुकी है, उसको बरियो ज़िम्मा करार नहीं दिया जा सकता, अगरचे पीपल्स पार्टी तन्हा इस सूरत हाल की जिम्मेदार नहीं है। ठीक है, सरवरी साहब मैं समझता हूँ कराची को रेस्क्यू करने की ज़रूरत है, और मेरी दरख्वास्त है वज़ीर आज़म से कि कराची की तो पिछले 2 माह से ऐसी सूरत हाल है, आज तो फिर बारिश हुई है, इससे पहली बारिशों में भी ऐसी सूरत हाल है, फिर के इलेक्ट्रिक की भी सूरत हाल है,
लेकिन वो कराची जाने से इज्तनाब कर रहे हैं। उन्हें कराची जाना चाहिए और कराची जाकर बैठना चाहिए, कराची को रेस्क्यू करना चाहिए। पाकिस्तान के तमाम वसाइल जो हैं वो सारे चीफ मिनिस्टर्स को वहाँ बुलाएं, सब सूबों से शेयर लेके कराची को रेस्क्यू करें। सियासत बहुत हो गई है, अब ये कमेटियाँ बनाना भी ख़त्म कर दें। फ़ौज को भी इस काम में हमने इस्तेमाल कर लिया है, ये कोई मुस्तकिल हल नहीं है। कराची को रेस्क्यू करना है तो NFC की मीटिंग वहाँ पर करें, सबको बुलाएं, सबसे शेयर लें, पंजाब से लें, सबसे लें। खुद वज़ीर आज़म को वहाँ जाना चाहिए, अब इस्लामाबाद बैठने का मौसम नहीं है। ठीक है, कराची को रेस्क्यू किया जाए और फौरी तौर पर जो है फंड्स उनका भी इजरा कराची के लिए किया जाना चाहिए। इजाज़त चाहेंगे आप सभी दुआ के साथ, कराची वालों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखें। अल्लाह हाफ़िज़।